नमस्कार मेरे डर और सस्पेंस के शौकीन साथियों। आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूं एक ऐसी जगह जहां रात को सिर्फ सन्नाटा नहीं होता बल्कि किसी की सिसकियां गूंजती हैं, जहां हर दीवार किसी छुपे हुए गुनाह की गवाह है और जहां एक आत्मा सालों से बस एक चीज मांग रही है, इंसाफ। तीन दोस्तों ने उस बंगले की तरफ कदम बढ़ाया जिसे गांव वाले सिर्फ एक नाम से जानते थे, सिसकियों वाला बंगला। पर उन्होंने सोचा नहीं था कि वहां सिर्फ एक भूत नहीं बल्कि एक अधूरी कहानी उनका इंतजार कर रही थी। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपको रात को बार बार दरवाजा चेक करने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि ये कहानी है भूत बंगले की पुकार। और हाँ, अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। गुलशन हॉरर स्टोरी के साथ जरूर जुड़ें, क्योंकि डर अभी बाकी है। राहुल, नेहा और विक्रम बचपन के दोस्त थे और अब मिलकर एक YouTube चैनल चलाते थे जहां वे भारत की सबसे डरावनी कहानियों और रहस्यमय जगहों की असलियत सामने लाते थे। उन्होंने पहले कई पुरानी हवेलियों, कब्रिस्तानों और वीरान गांवों पर वीडियो बनाए थे, लेकिन अब उन्हें कुछ अलग चाहिए था, कुछ ऐसा जो उनके चैनल को और उनके दिलों को झकझोर दे। एक दिन उन्हें एक अजीब सी ईमेल मिली जिसमें लिखा था कि राजस्थान के एक छोटे से गाँव में एक पुराना बंगला है जहां आज भी रात में किसी औरत की सिसकियां सुनाई देती हैं। गांव के लोग उस बंगले के पास तक नहीं जाते और कहते हैं कि वहां कुछ है जो जिंदा नहीं पर फिर भी रुक गया है। राहुल ने तुरंत गांव की लोकेशन निकाली और अगले ही दिन नेहा और विक्रम को लेकर वहां के लिए निकल पड़ा। तीनों के मन में रोमांच था, लेकिन दिल के किसी कोने में एक अनजाना डर भी था। गांव पहुंचने पर उन्हें एक बुजुर्ग मिले जिनसे उन्होंने उस बंगले के बारे में पूछा तो उनका चेहरा जर्द पड़ गया। उन्होंने कहा, बेटा, उस जगह को भूल जाओ। उस बंगले में जिसने भी कदम रखा वो या तो पागल हो गया या वापस ही नहीं लौटा। वो सिर्फ एक खंडर नहीं है, वो एक अधूरी आत्मा का घर है जो आज भी रात को अपने दर्द को रोती है। नेहा ने राहुल की तरफ देखा, लेकिन राहुल का फैसला पक्का था। तीनों अपने कैमरा, ट्राइपॉड और टॉर्च के साथ बंगले की तरफ निकल पड़े। रास्ता सुनसान था और चारों तरफ सूखे पेड़ और बेजान खेत थे, जैसे वे लोग किसी दूसरी ही दुनिया की तरफ जा रहे हों। कुछ ही देर में वे उस बंगले के सामने खड़े थे। उसका बड़ा सा लकड़ी का दरवाजा आधा टूटा हुआ था। खिड़कियां बिना कांच के खाली आंखों की तरह दिख रही थीं और दीवारों से प्लास्टर उखड़ चुका था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर से एक तेज बदबू आई और एक ठंडी हवा का झोंका ऐसा लगा जैसे किसी ने अभी अभी अंदर से सांस छोड़कर उनका स्वागत किया हो। बंगले का फर्श टूटा हुआ था, छत से जाले लटक रहे थे और हर कोना ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सालों से किसी ने यहाँ कदम नहीं रखा। राहुल ने कैमरा ऑन किया और शूटिंग शुरू कर दी, लेकिन जैसे ही नेहा ने एक पुरानी तस्वीर को कैमरे में कैद करना चाहा, उसका कैमरा बंद हो गया। स्क्रीन पर अजीब सी रेखाएं दिखने लगीं। विक्रम ने मजाक में कहा कि हो सकता है आत्मा को कैमरा पसंद ना हो, लेकिन उसकी हंसी जल्द ही चुप हो गई जब उन्होंने दीवार पर लिखा देखा, जो यहाँ आता है वह लौटता नहीं। अंदर की हवा अब और भारी लग रही थी और हर कदम के साथ जैसे कोई अदृश्य परछाई उनके पीछे चल रही थी। वे आगे बढ़े और एक ऐसे कमरे में पहुंचे जो बाकी जगहों से ज्यादा ठंडा था। उस कमरे की दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी जिसमें एक औरत बैठी थी। उसके चेहरे पर उदासी थी, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थीं, जैसे वे सीधे देखने वाले की आत्मा तक पहुंच रही हों। नेहा उस तस्वीर के पास गई और ध्यान से देखने लगी। तभी अचानक उसे लगा कि उस तस्वीर की आंखों में हलचल हुई है। उसने पीछे मुड़कर राहुल को आवाज दी, लेकिन राहुल दूर किसी अलमारी को देख रहा था। विक्रम को भी कुछ अजीब लगा और उसने अपने फोन से वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन भी काम नहीं कर रहा था। कमरे की हवा अब एकदम भारी हो चुकी थी और नेहा को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कान में धीरे से सिसकते हुए कहा, मेरी कहानी सुन लो। तीनों अब समझ चुके थे कि ये बंगला सिर्फ पुरानी ईंटों और दीवारों का ढांचा नहीं है, बल्कि यहाँ कुछ ऐसा कैद है जो आज भी जिंदा है और उन्हें सुनना चाहता है। ये सिर्फ एक एक्सप्लोरेशन नहीं थी, ये एक आत्मा की पुकार थी और उन्होंने तय किया कि वे इस पुकार को अनसुना नहीं करेंगे। बंगले का वो कमरा जहां वो औरत की तस्वीर टंगी थी, अब पूरी तरह से सन्नाटे से भरा हुआ था। नेहा की आंखों में अब भी डर की परछाई थी।
उसे यकीन था कि तस्वीर की आंखें हिली थीं। विक्रम ने जैसे ही कमरे की लाइट जलाने की कोशिश की, वो बल्ब एक अजीब सी आवाज के साथ फूट गया और चारों तरफ अंधेरा फैल गया। राहुल ने तुरंत अपने कैमरे की लाइट ऑन की और उस तस्वीर को नज़दीक से रिकॉर्ड करने लगा। जैसे ही लाइट तस्वीर पर पड़ी, एक पल को ऐसा लगा जैसे औरत की आंखों में चमक सी आ गई हो और उसका चेहरा कुछ हल्का सा मुस्कुराया। नेहा ने अचानक जोर से कहा, रुको, इस तस्वीर के पीछे कुछ है। उन्होंने मिलकर तस्वीर को दीवार से हटाया तो वहां पीछे दीवार पर कुछ लिखा था, अधूरी आत्मा, अधूरा सच और अधूरा इंसाफ। इन 3 पंक्तियों ने तीनों को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। दीवार को ध्यान से देखने पर एक छोटा सा सुराख भी नजर आया जिसके अंदर से हवा आ रही थी। उन्होंने एक पत्थर से उस जगह को थोड़ा तोड़ा तो एक सीढ़ी जैसी जगह खुल गई। वो सीढ़ी नीचे तहखाने की ओर जाती थी। राहुल ने सबसे पहले कैमरा नीचे की ओर घुमाया और फिर तीनों ने मिलकर नीचे उतरने का फैसला किया। तहखाना बेहद तंग और तमघोटू था। उसकी दीवारों पर नमी और सड़ांध थी, जैसे कोई वहां सालों से कैद हो। फर्श गीला था और वहां कई जगह मिट्टी खोदी गई थी। कोने में एक पुराना संदूक रखा था जिस पर ताला लगा था। राहुल ने एक लोहे की छड़ से ताला तोड़ा तो अंदर एक पुरानी डायरी और एक रेशमी दुपट्टा रखा मिला। नेहा ने डायरी उठाई। उसके पन्ने पीले हो चुके थे लेकिन लिखावट अब भी साफ थी। उसमें लिखा था, मेरा नाम सुरभि है और मैं इस बंगले की आखिरी मालकिन थी। मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और मेरी सारी दौलत हड़पने के लिए मुझे इसी तहखाने में जिंदा दफना दिया गया। मैं रोज इस अंधेरे में तड़पती रही और अब मेरा शरीर तो नहीं रहा लेकिन मेरी आत्मा अब भी इंसाफ चाहती है। मैं उन आंखों से सब कुछ देखती रही हूँ जो इस बंगले में टंगी तस्वीरों के पीछे छिपी हैं। डायरी का आखिरी पन्ना खून से सना हुआ था और उस पर बस एक लाइन थी, जब कोई मेरा सच दुनिया को बताएगा तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। तभी अचानक तहखाने की दीवारें हिलने लगी और चारों तरफ से एक अजीब सी सिसकी गूंजने लगी। नेहा के हाथ से डायरी गिर गई और वहां की मिट्टी अपने आप खिसकने लगी, जैसे कोई बाहर निकलना चाह रहा हो। विक्रम ने राहुल को खींचा और कहा, हमें ऊपर जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने मुड़कर सीढ़ियों की तरफ देखा, वहां एक परछाई खड़ी थी। वो परछाई साफ थी, एक औरत की परछाई। उसके बाल लंबे थे और चेहरा धुंध में छिपा हुआ था। उसकी आंखों से सफ़ेद रोशनी निकल रही थी और उसकी उंगलियां सीधी नेहा की तरफ उठी थीं। नेहा कांपती हुई बोली, क्या तुम सुरभि हो? क्या तुम चाहती हो कि हम तुम्हारा सच सबको बताएं? आत्मा ने बस अपना सिर धीरे से हिलाया और पीछे हट गई। उसके हटते ही सीढ़ियों का रास्ता फिर से खुल गया। तीनों किसी तरह दौड़ते हुए ऊपर लौटे, लेकिन अब उनके चेहरे पर डर से ज्यादा संकल्प था। अब वे सिर्फ कंटेंट बनाने नहीं आए थे, अब वे एक आत्मा को उसका सच दिलाने आए थे। वे जान चुके थे कि ये कहानी अधूरी नहीं रहनी चाहिए और जो अधूरी आत्मा उन्हें पुकार रही थी वो अब उनके साथ है। बंगले से बाहर निकलने के बाद तीनों दोस्तों ने गांव के मंदिर में जाकर कुछ देर रुकने का फैसला किया। वहां बैठकर उन्होंने डायरी की सारी बातों को दोबारा पढ़ा और तय किया कि अब वे इस कहानी को अपने चैनल पर नहीं बल्कि गांव के लोगों के सामने रखेंगे। उन्होंने गांव के सरपंच से मिलकर सारी बात बताई, लेकिन सरपंच का चेहरा सुनते ही उतर गया। उसने कहा कि हम इस बात को बहुत पहले दबा चुके हैं। वो आदमी जो सुरभि का पति था अब गांव का सबसे अमीर और ताकतवर आदमी है और अगर ये सच बाहर आया तो गांव में बहुत बवाल हो जाएगा। राहुल ने कहा कि अगर हमने ये सच दबाया तो सुरभि की आत्मा कभी मुक्त नहीं होगी और शायद हमें भी चैन नहीं मिलेगा। सरपंच ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन तीनों अपने फैसले पर अडिग रहे। उन्होंने रात को उसी बंगले में जाकर एक आखिरी वीडियो रिकॉर्ड करने का फैसला किया जिसमें वे सुरभि की डायरी, उसकी तस्वीर और तहखाने का पूरा सच दुनिया को दिखाएंगे। रात को फिर से तीनों बंगले के अंदर घुसे, लेकिन इस बार हवाओं में कुछ अलग सा था। पहले से ज़्यादा ठंड और घना अंधेरा चारों तरफ फैला हुआ था। वे सीधा उस कमरे में पहुंचे जहां तस्वीर टंगी थी। जैसे ही उन्होंने कैमरा ऑन किया, कमरे की दीवारों पर खुद से शब्द उभरने लगे, आज आखिरी मौका है, इंसाफ दो या सब खत्म कर दो। नेहा ने राहुल से कहा कि चलो सीधा तहखाने में चलते हैं और वो अंतिम संदेश रिकॉर्ड करते हैं। वे तीनों नीचे उतरे और उस ट्रंक को फिर से खोला। उसमें रखी सुरभि की डायरी के साथ साथ अब एक और चीज दिखाई दी, एक पुरानी सोने की अंगूठी जिस पर एस नाम का निशान खुदा था। ये वही अंगूठी थी जो सुरभि के पति ने उसकी हत्या के बाद पहन रखी थी। राहुल ने कैमरे में सारी बात रिकॉर्ड की
और कहा कि यह कहानी एक महिला की नहीं बल्कि हर उस आत्मा की है जिसे बिना इंसाफ के इस दुनिया से विदा कर दिया गया। और अब हम ये वीडियो पूरी दुनिया को दिखाएंगे ताकि सुरभि को उसकी शांति मिल सके। जैसे ही उन्होंने रिकॉर्डिंग बंद की, पैखाने की दीवारें फिर से हिलने लगी और एक सफेद रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। उस रोशनी में सुरभि की आत्मा का चेहरा साफ दिख रहा था। वो मुस्कुरा रही थी और उसकी आंखों में शांति थी। उसने नेहा की ओर देखा और सिर झुकाया। फिर वो धीरे धीरे हवा में घुल गई और उसके जाते ही बंगले की दीवारों पर पड़ी दरारें भरने लगी। एक पल को ऐसा लगा जैसे बंगला अब शांत हो गया हो। तीनों दोस्तों ने अगले ही दिन वो वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया और गांव के लोगों को भी दिखाया। गांव वाले हैरान थे, लेकिन अब कोई कुछ नहीं छिपा सकता था। सुरभि का पति भी सच्चाई सामने आते ही गांव छोड़कर भाग गया और बंगले को अब कोई भूतिया नहीं कहता, बल्कि उसे सुरभि स्मृति भवन कहा जाने लगा। जब राहुल ने अगली बार वो तस्वीर देखी तो उसकी आंखें अब स्थिर थीं और मुस्कान शांत थी। नेहा ने कहा, अब वो मुक्त हो गई है। और विक्रम बोला, हाँ, लेकिन हमें डर के साथ साथ सच से भी लड़ना आता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गुलशन हॉरर स्टोरी के साथ जुड़ें, क्योंकि अगली बार डर और भी गहरा होगा।